दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। उसी क्रम में आज का विषय है कि आप अगर कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं या प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो आप ऐसी कौन सी 3 चीजें देख लें जिनको देख करके आप आसानी से पता लगा लें कि ये प्लाट या जगह विवादित नहीं है और इसको लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, लीगली कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों ऐसे तो आप कोई भी जगह खरीदते हैं, अगर कोई गुंडा टाइप का व्यक्ति आकर के कहता है कि हमें इतने पैसे दीजिए तब आपको बनाने देंगे, कब्जा करने देंगे, वो अलग विषय है। उस पर आप एक्सटोर्शन माने उद्दापन या ब्लैकमेलिंग का मुकदमा लिखाएं, वो अलग विषय है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस जगह को लेना चाहते हैं उसका एक नक्शा जरूर निकलवा लें। नक्शा निकलवाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप संबंधित लेखपाल से मिलें और उस लेखपाल से मिलकर के नक्शे की फोटोकॉपी करा लें या नक्शा देख लें। और जब आप नक्शा देखेंगे तो नक्शे में चूंकि लैंडमार्क बने होते हैं, लैंडमार्क का मतलब होता है एक ऐसा निश्चित चिन्ह, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लाट है या खेत है, वो किसी चकमार्ग या सड़क या तालाब या आबादी या किसी ऐसे विशेष स्थान के पास में है, उससे लगा हुआ है, दूरी और दिशा का भी आपको आइडिया मिल रहा है, तो वो लैंडमार्क स्थान उस नक्शे में पहले से ही मौजूद होगा। तो जब वो लैंडमार्क स्थान पहले से ही मौजूद है तो आप उस लोकेशन पर ये देख लें, उस स्थिति को समझ लें कि यही वो जगह है जिस जगह के बिक्री की बात की जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही जब नंबर कंफर्म हो जाए तो आप उस जगह की एक खतौनी निकलवा लें। अगर कृषि भूमि है तो खतौनी निकलवा लें, अगर वो कृषि भूमि नहीं है, खेती वाली जमीन नहीं है, कोई मकान है, तो उस मकान का नंबर लेकर के आप नक्शे में तो होगा ही, इसके बाद आप उस वहां के नगर निगम से या नगर पंचायत से या नगर पालिका से, नगर महापालिका से उसके हाउस टैक्स के बारे में विवरण जान लें कि इस मकान का हाउस टैक्स कौन व्यक्ति अदा कर रहा है। हाउस टैक्स तो मालिक ही अदा करेगा जो वहां रह रहा है, और जो रह रहा है उसकी वो जगह नक्शे में भी उसी जगह पर है। तब दोस्तों आप तीसरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको जरूर ले लें। अगर वो लैंड उस व्यक्ति ने किसी थर्ड पर्सन से खरीदी थी, तीसरे व्यक्ति से खरीदी थी, क्योंकि मालिक कोई व्यक्ति या तो दान पत्र हो, उसके पक्ष में वसीयत हो, कोई विक्रय पत्र हो या वरासत हो। 4 के अलावा 5वां कौन सा तरीका है कि कोई व्यक्ति मालिक हो गया? और तो नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो आता है तो उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो कोर्ट का आर्डर होगा। तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति से वसीयत, दान पत्र या वरासत होगी, अब मैं तीनों चीजों का बताऊंगा कि तीनों चीजों की कैसे पकड़ करें कि ये बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई भूमि या मकान वरासत से आई है, वरासत का मतलब होता है उनके कोई पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई, उनके द्वारा वो संपत्ति उसे व्यक्ति को मिली है, तो ऐसे पूर्वज की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद में इनका नाम आया है, तो मृत्यु होने के बाद उस वर्ष की खतौनी में इनका नाम एंट्री होगा। और अगर मामला नया है तो 12 साल तक इनका एक डॉक्यूमेंट होता है, जो मुकदमा वहां लिखा जाता है वरासत का, उसमें जजमेंट होता है, तो उस जजमेंट की कॉपी भी सुरक्षित रहती है। तो कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं और उसकी खतौनी की कॉपी भी ले सकते हैं, पुरानी, जिस समय उनके वरासत का आदेश चढ़ा कि उनका नाम पृथक होकर के इनका नाम जुड़ गया है, उनका नाम खारिज हुआ, इनका नाम दाखिल हो गया। दूसरा, अगर दोस्तों इनको कोई ये संपत्ति रजिस्टर्ड सेल डीड से मिली है, माने बैनामे से मिली है, तो वो बैनामा की मूल प्रति आप उनसे जरूर ले लें, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी ही आपको बेच रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का जो बैनामा है वो आप मूल रूप से जरूर ले लें। क्योंकि अगर वो मूल रूप से नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर जरूर किसी बैंक से फाइनेंस कराया गया होगा, और बैंक से फाइनेंस होने में वो बैनामा मूल रूप से वो बैंक अपने पास सिक्योरिटी में रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप जमीन खरीद लें इसके बाद आपको बैंक का लोन देना पड़े, और चूंकि बैंक का लोन बकाया था, बंधक था, तो ऐसी संपत्ति जो पहले से बंधक है बेची नहीं जा सकती, तो वो विधि द्वारा बाढ़ हो जाएगी। आपने खरीद लिया तो आप परेशानी में आ जाएंगे।
तीसरा है कोई अगर उनके पक्ष में दान पत्र है तो उस दान पत्र को भी आप मूल रूप से ले लें और उसका आर्डर देख लें। इसके अलावा अगर उनके पक्ष में कोई वसीयत है तो उस वसीयत को भी देख लें और ये देख लें कि ये वसीयत कभी कोई चैलेंज तो नहीं हुई है, मूल रूप से वसीयत ले लें। और वसीयत के बाद उनका जब दाखिल खारिज हुआ है वो डेट देख लें, उस आर्डर की कॉपी ले लें, उसमें कहीं किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो या जैसी भी स्थिति हो, और उसका पता कर लें कि कहीं, क्योंकि अगर वसीयत से वो प्रॉपर्टी मिली है तो किसी भी समय उनका सिविल कोर्ट में मुकदमा आ सकता है, उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा करके आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट माने बहुत कम लागत के ये सारे काम हैं। इन पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी, आपका तनाव बढ़ेगा, बहुत सारा पैसा मुकदमेबाजी में बर्बाद होगा, आपका समय खराब होगा, आपकी आगे की पीढ़ी भी हो सकता लड़ती रहे। इसलिए अगर ये 3 चीजें आपने देख ली, सबसे पहले उस नक्शे से क्लैरिफाई कर लिया कि ये वही जगह है, दूसरा आपने बिल्कुल ये क्लियर कर लिया कि इसका वही नंबर है, इसके ये मालिक है, टैक्स अदा कर रहे हैं, इनका दाखिल खारिज है इनका नाम, चौथा या तीसरा आपने ये देख लिया कि इनको ये संपत्ति किस तरह से प्राप्त हुई, उसके ओरिजिनल पेपर्स ले लिए, तो आप एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट करने के बाद आप फिजिकली तौर पर भी इधर उधर पता कर लीजिए जहां पर वो लैंड है कि कोई इसमें विवाद तो नहीं है, वहां पर आप कुछ ईंटा या मोरम कुछ सामग्री डलवा के एक दिन थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ताकि लोगों में अगर कोई समस्या होगी तो आदमी आ जाएगा, वहां कहने लगेगा कि ये समस्या है, हम इसके मालिक हैं। तो दोस्तों बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर छोटे मोटे से आपको बिल्कुल सही जानकारी हो रही है तो आप उसको पहले कर लें, इसके बाद ही उस सामान को या उस लैंड को परचेज करें। दोस्तों मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, रोज कोर्ट में इस तरीके के मामले देखता हूं, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसके शिकार हो जाएं, इसलिए इस विषय पर यह वीडियो बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में भी बताइए कि आपका वीडियो अच्छा था, और अगर कोई कमी लगी हो तो उसको भी बताइए, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।